नमस्कार, प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, आज हमारे साथ बाबा रामदास जी, प्रारब्ध के इस मंच के चिर परिचित चेहरे और हमारे सम्मानित अतिथि। बाबा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है और उसी के साथ हमारे साथ हैं वीरेंद्र धीमान जी, लकी। लकी टॉक्स के नाम से आपका भी चैनल है। लकी जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत। और दर्शकों, ट्रंप आ गए अमेरिका में। लगातार बातें हो रही हैं पूरी दुनिया में, भारत में भी बात हो रही है। हालाँकि ट्रंप जब आने को तैयार थे, उसी समय कनाडा में कुछ हो रहा था। जस्टिन ट्रूडो, जिनको अब साफ तौर पर भारत विरोधी के तौर पर देखा जाता है और भारत में अलगाववाद और अलगाववादी मानसिकता और जो कुछ भी अलगाववादी एक्टिविटीज हैं, उनका बहुत बड़ा संरक्षण देने वाले व्यक्ति के रूप में जस्टिन ट्रूडो ने खुद को साबित किया। उन पर आरोप नहीं है, उन्होंने खुद को साबित किया और कनाडा की धरती से भारत के खिलाफ लगातार अभियान जो चलाए जाते रहे, एक्टिविटीज जो होती रही, उसको ट्रूडो सरकार का पूरा समर्थन था। लेकिन उधर ट्रंप आने को थे और ट्रूडो चल दिए। यानी ट्रंप के आने का असर कनाडा में पहले ही पड़ चुका था। ट्रंप ने शपथ लेने से पहले ही कनाडा को ठीक-ठाक धमकी दी और जब ट्रंप ने शपथ लिया उसके बाद जो पहले कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स उन्होंने किए, उसमें और स्पीच में भी शपथ लेने के बाद उन्होंने सीधे-सीधे 2 ही देशों का नाम लिया, कनाडा और मेक्सिको, जिस पर वो 25% की टैरिफ ये बढ़ा रहे हैं। यानी कुल मिला के वो कनाडा जो अमेरिका के भरोसे चलता चला आया था, उसके और अमेरिका के बीच के संबंध भी अब एक ऐसे मुहाने पे खड़े हैं कि जिन्हें समय बताएगा कि वो कहाँ जा रहे हैं। कनाडा अमेरिका के बीच कुछ हो रहा है, तो हम भारतीय क्यों उस पर बैठ के और 3 लोग चर्चा कर रहे हैं? जी हाँ। दरअसल कनाडा के साथ जब भी अमेरिका का कोई रिश्ता बिगड़ना शुरू हुआ है, तो उसकी धमक कनाडा से लेके हमारे भारत के पंजाब तक है। क्योंकि आप सबको पता है कि भारत के पंजाब में अगर रात में सपने भी आते हैं वीजा के, तो वो कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के आते हैं। हालांकि वो कितने जरूरी हैं, कितने गैर जरूरी हैं, उसका सांस्कृतिक महत्व क्या है, उसका आर्थिक महत्व क्या है, इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। लेकिन क्या ट्रंप के आने के बाद कनाडा यूएस संबंधों के नए मायनों के बाद कनाडा से लेके भारत के पंजाब तक में एक सदमे की लहर है? कैसे देखते हैं बाबा जी आप? मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। जी। देखिए साहब, ऐसा है कि ओखली में जब सिर डाल दिया तो मूसलों से क्या डरना, और मूसल क्या गिन ले। तो ये हमारे भाई लोग जो कनाडा जाते हैं ना सर, ये तो ओखली में सिर डाल के जाते हैं और ज्यादातर तो सिर पे कफन बांध के जाते हैं कि अब जा ही रहे हैं तो अब अच्छा हो चाहे बुरा हो, संघर्ष तो करना ही है, और वहां संघर्ष कर रहे हैं। ये जो हमारे साथ बैठे हैं आज लक्की भाई साहब, ये भी ऐसा 2 साल का संघर्ष झेल के अभी 15 ही दिन बाद पहले वापस आए हैं। अब दिक्कत ये है कि ये तो वापस आ गए, पर ऐसे वहां लाखों 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 हैं जो इस आशा से गए थे, यहां से 25-50 लाख रुपया लगा के गए थे, बहुत बड़ी उम्मीदें लेके गए थे कि वहां तो डॉलर का पेड़ लगा है, वहां हवाई जहाज से उतरते ही लपक के डॉलर के पेड़ से सटासट बोरी भर के डॉलर इकट्ठा करेंगे और अपने उसी लौटते जहाज से भेज देंगे अपने पिताजी को, जिससे पिताजी एक फॉर्च्यूनर और एक थार खरीद लें, उसके पीछे एनआरआई लिखा के जो है ताव से मोहल्ले में घूमे, पीआर ले लेंगे या कर लेंगे, वाक कर लेंगे। पर अब जब कनाडा में एकदम भूखमरी के हालात हैं और कनाडा ने भी कह दिया है कि अब हम और ज्यादा भर्ती नहीं करेंगे और जितने हैं उनको भी भगाएंगे, तो ऐसे में सर हुआ क्या था कि कनाडा वाले भाग भाग के अमेरिका जा रहे थे, क्योंकि कनाडा में तो जीवित रहना ही मुश्किल हो गया था। कनाडा में जिंदा रहने के लिए 2-2.5 हजार महीने का चाहिए होता है, वही नहीं आ रहा था, तो कमाना क्या और घर पे क्या भेजना। तो लोगों ने, और ऊपर से पता लगा अब तो पीआर भी नहीं होगी, जस्टिन ट्रूडो ने बोल दिया, तो भाग के लोग इलीगली अमेरिका में घुस जा रहे थे।
वहां पे ट्रंप आ गया, उसने बोला घबराओ मत बेटा, सबको वापस भेजूंगा। अब बात यह ना कि कनाडा में तो गए थे लीगली पीआर लेने, वहां पढ़ाई करेंगे, फिर पीआर का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे और बाकायदे सम्मानित एक परमानेंट रेजिडेंट बन के वहां रहेंगे। फिर यहाँ पे शादी का मेट्रोमनी जब बाजार में कूदेंगे पंजाब में, तो वहां लिखा होगा पीआर। तो सर ग्रीन कार्ड और पीआर, जैसे हमारे यहाँ आईएएस दूल्हा होता है, उसी तरह पंजाब में भी सर ग्रीन कार्ड होल्डर या सिटीजन या पीआर दूल्हा होता है, उसका रेट ज्यादा लगता है। पर सर अब जो है इलीगल इमिग्रेंट बन के घुस गए थे अमेरिका में, पर अब अपने ट्रंप ने बोल दिया है कि सबको निकाल के बाहर करूंगा। तो सर अब जीवन बड़ा अनिश्चित हो गया है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि कल ही भेज देगा निकाल के, पर जीवन में अनिश्चितता की एक तलवार तो लटकी थी, और जो तमाम दुश्वारियां थी, सबको $20 की मजूरी मिलती है, इनको $10 की मिलती है, वो भी चोरी छिपे करना पड़ता है। और मालिकान लोग 20 की जगह $10 देते हैं, 12 घंटा खटाते हैं, 3 महीना खटा के वो $10 भी नहीं देते, और आप कुछ कर नहीं सकते, कंप्लेंट कर नहीं सकते। ये तो हालत है वहां पे। उसके बड़े बड़े किस्से लक्की पाजी सुनाएंगे आपको। तो सर बेचारा पहले ही आसमान से गिरा था, अब खजूर में अटका हुआ है। कनाडा से भाग के अमेरिका गया था, अब अमेरिका में ट्रूडो कहता है वो मैं भी भगाऊंगा, सॉरी अमेरिका में ट्रंप बोलता है। तो सर बहुत मतलब जीवन में अनिश्चितता बढ़ गई है, टेंशन बढ़ गई है। सोच के तो गए थे कि ओ मुल्क ता स्वर्ग है, ये नर्क है। सर वहां पे इतना बड़ा नर्क इंतजार कर रहा है। इसके ज्यादा डिटेल किस्से तो लक्की पाजी बताएंगे, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। पर यह है कि एनआरआई समुदाय में सर बड़ा खलबली तो है जी। ठीक बात है। और आपने जो कहा कि कनाडा परमानेंट रेजिडेंट बनने के लिए, एक सम्मानित कनाडाई सिटीजन बनने के लिए गए थे, और जब ट्रूडो ने ये कहा कि यहाँ स्थिति हम तुम्हारे लिए दूभर करेंगे, पीआर रोक देंगे, और पीआर से ज्यादा आपने जो एक आइडिया दिया ना कि कनाडा की आर्थिक स्थिति क्या है, कनाडा में संभावनाएं कितनी कम हो गई हैं। मुझे एक उदाहरण, इससे पहले कि मैं लकी जी के आपके पास आऊं, एक उदाहरण मैं अपने जीवन का आपको देता हूं। 90 के दशक में मैं कारपोरेट में था, और असम में मैं एक प्रोजेक्ट डालने गया, और वो प्रोजेक्ट जब उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो वहां जो लेबर सप्लायर थे, वो 3 तरह के लेबर सप्लाई करते थे। ध्यान दीजिएगा बाबा जी, 3 तरह के लेबर वो सप्लाई करते थे। 90 के दशक की बात है। उस समय मजदूरी 100 के आसपास चलती थी, अनट्रेंड लेबर की, जो कि दिहाड़ी मजदूर होते थे। अब आप देखें जरा, 3 तरह के रेट होते थे। एक होता था बिहारी लेबर, या आप उसको उत्तर प्रदेश या बिहार जहां से भी कह लीजिए, लेकिन उसको वहां बिहारी टर्म बोलते थे। उसका एमआरपी मजदूरी सबसे ज्यादा थी, 85 रुपए। उसके बाद आते थे असमिया लेबर। असमी लेबर को उस समय उनकी मजदूरी तय थी कि इनको 60 रुपए दिए जाएंगे। और तीसरे नंबर पर आते थे बोल के कि ये बांग्लादेशी लेबर हैं, और बांग्लादेशी लेबर की मजदूरी 50 रुपए होती थी। अगर किसी प्रोजेक्ट में 100 मजदूरों की जरूरत होती थी, तो पेटी ठेकेदार कॉम्बिनेशन क्या बनाता था, और मजे की सुनिए, 99% पेटी ठेकेदार बिहार के होते थे। वो कॉम्बिनेशन क्या बनाते थे 100 मजदूरों का, कि 80 मजदूर या 70 मजदूर वो बांग्लादेशी देते थे, कंपनी से पैसा लेते थे 85 रुपया, लेकिन वो बांग्लादेशी 80 मजदूर, 10 मजदूर, ताकि लोकल लोग डिससेटिस्फेक्शन लेवल उनमें न बढ़े, तो 10 वो रखते थे असमी, और केवल 10 या 15 वो रखते थे बिहारी। और वो बिहारी भी सेमी स्किल्ड के रूप में आते थे, यानी सुपरवाइजर वो इंस्ट्रक्शन देते थे। लकी जी, क्या यही स्थिति कनाडा में है? और आप चूंकि खुद कनाडा से वापस आए हैं, आपसे ज्यादा बेहतर तरीके से कोई नहीं बता सकता। तो मैं चाहूंगा कि इससे पहले कि अब क्या हालत है, एक्चुअली कनाडा की स्थिति क्या है, और ये स्थिति अगर अच्छी नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, बिगड़ गई तो कैसे बिगड़ी? सर अपने अनुभव के जरिए आप जरा बताएं।
देखिए, ये सब्जेक्ट बहुत वृहद है। अगर इसको थोड़े कम शब्दों में बयान करने की कोशिश करूं तो बहुत सीधी सी बात समझने वाली है। ये जो रूल है अभी वो डिमांड एंड सप्लाई का है। कनाडा में फॉर एग्जांपल वहां पे लेबर की डिमांड थी 100 लोगों की। तो आज से 20 साल पीछे जाएंगे तो 100 लोगों की डिमांड थी, पर वहां पर लोग पहुंचते थे 30, 40, 50, फिर इस रेंज में रह जाते थे। तो हमेशा डिमांड बनी रहती थी, क्योंकि वहां पर कनाडा में फिल्टर पाना ही बहुत मुश्किल था, तो ज्यादातर लोग जा नहीं पाते थे। तो हमेशा वहां पे सप्लाई की जो थी वो कमी रहती थी। अब पिछले 10 सालों में, 15 सालों में सोशल मीडिया के आने की वजह से और थोड़ा उनकी पॉलिसीज को रिलैक्स उन्होंने खुद किया, क्योंकि उनको लेबर की और मैन पावर की जरूरत थी, ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत थी। तो उन्होंने अपनी जो इमिग्रेशन पॉलिसीज थी उनको सॉफ्ट किया, जिसकी वजह से सप्लाई बहुत तेजी से बढ़ी। एशिया से, इंडिया से, खासतौर से नॉर्थ इंडिया, हमारे पंजाब से, हरियाणा से बहुत ज्यादा लोग जो वहां जाना चाहते थे, उनकी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। डिमांड अभी भी वहां 100 की है, लेकिन आज वहां पे सप्लाई हो चुकी है 200 की। और अगर 100 की डिमांड है और 200 की सप्लाई है, और उनकी इकॉनमी 3.5 करोड़, कुल मिला के 3.5 करोड़ लोगों की आबादी है कनाडा की। लैंड उनके पास बहुत है, लेकिन उनके पास जो कुल मिला के जो आबादी है वो 3.5 करोड़ के आसपास है। तो जितनी उनकी डिमांड थी उससे डबल या ट्रिपल सप्लाई हो चुकी है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई कि लोगों को काम नहीं मिल रहा है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोग फ्री रह रहे हैं, वो इतना भी नहीं कमा पा रहे हैं कि अपना खर्चा भर निकाल सके। एक एक बेसमेंट में 5-5, 6-6, 7-7 लोगों को पार्टिसिपेट करके रहना पड़ रहा है। ये प्रॉब्लम्स इसलिए आई क्योंकि अब वहां पे काम की कमी हो गई है, और कमी होने का कारण उनका इकोनॉमी का डाउन आना है, उसके साथ साथ लेबर का ओवर सप्लाई होना भी है। इसीलिए जो वहां पर काम की कमी एक पहलू है, दूसरा पहलू जो है वहां के जो लोकल सिटीजन है, जो वहां के बाशिंदे हैं, उनकी नाराजगी, जो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि भाई बाहर से लोग आ रहे हैं, वो काम को उनको मिल रहा है, हम लोगों को काम नहीं मिल रहा है। अरे बड़ी सीधी सी बात है, जब वहां पे बेनस करेंगे, अगर कोई लेबर ₹20, $20 में मिल रही है, दूसरी लेबर $10 में मिल रही है, तो बेनस में तो $10 वाली लेबर लेबर को ही हायर करेगा ना। तो $20 वाली लेबर $10 में काम करेगी नहीं। उसको पता है मेरा लॉ वहां पे बहुत स्ट्रांग है कि मैं $10 क्यों लूंगा, वो तो 19.99 भी नहीं लेंगे, वो 20 ही लेंगे। तो अब उनको चूज नहीं किया जाता। और कनाडा की बात करें या अमेरिका की बात करें, वहां पर अगर कोई बिजनेसमैन भी है जिसका कोई बहुत अच्छा स्टोर है, बहुत अच्छा फूड जॉइंट है, या बहुत अच्छा कोई कार वॉश है, कोई ऐसे जो बिजनेसेस है जिसमें ज्यादातर हमारे इंडियन लोग हैं, जिनको वहां पे आमतौर पर आम भाषा में देसी कहा जाता है, जो जितने भी देसी लोग हैं, उनके जितने भी बिजनेसेस हैं, चाहे उनके पास 2 लोग काम कर रहे हैं, चाहे उनके पास 10 लोग काम कर रहे हैं, जो ऑनर है, 90% से ज्यादा केसेस में ऑनर उनके साथ बराबर काम करता है, बिल्कुल कंधे के साथ कंधा मिला के। सीधी मानसिकता होती है, अगर कोई और बंदा रखेंगे तो उसको $3-4 हजार तो देना ही पड़ेगा, अगर खुद काम कर लेंगे तो वही $3-4 की कमाई हो जाएगी, हमारी बचत हो जाएगी। तो वो खुद काम करते हैं साथ में। और अब जब ओवर सप्लाई हो गई है तो उनके पास चॉइस और बढ़ गई है कि पहले उनको 2 लोगों की जरूरत होती थी और एक आदमी इंटरव्यू देने आता था कि मुझे रख लो। अब उनको 2 लोगों की जरूरत, तो उनको उस बंदे की कंडीशन सुनना पड़ती थी, उसके नखरों को झेलना पड़ता था। अब उनके पास 2 लोगों के लिए जगह है, पर उनके पास इंटरव्यू के लिए 10 लोग आ रहे हैं, तो अब टर्म्स जो हैं ऑनर की चल रही हैं। और देसी देसी को बहुत अच्छे से जानता है, उसको पता है ये 50 लाख रुपए लगा के आया है, उसको पता है ये वापस नहीं जा सकता है, उसको पता है ये 20 साल का है, इसको कोई अकल नहीं है, इससे जो काम करवाऊंगा, गधा मजदूरी कराऊंगा, ये करेगा, इसकी मजबूरी है, इसको पैसा चाहिए, इसको रहने को खाने को चाहिए, और इसको और कहीं पर भी कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो वो उसको अपनी टर्म्स पे वहां पे रख रहा है, वहां पे काम करवा रहा है। तो ओवर सप्लाई हो गई है। तो ओवर सप्लाई से जिन अबल तो काम मिला नहीं, जिनको मिला तो उनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत हो रहा है, और जिनको नहीं मिला वो रो रहे हैं कि हम इतना पैसा लगा करके आए हैं, इतना ज्यादा पढ़ाई करके यहाँ पे रुकना चाहते हैं, इज्जत से पीआर लेना चाहते हैं। तो अब वहां पर अभी बाबा जी ने बात बोली कि वहां पे बहुत खप रहे हैं लोग, बहुत परेशान हैं। एक अंडर करंट भी चल रहा है। बहुत से लोग हैं जो रिवर्स माइग्रेशन का पीछे बहुत सोशल मीडिया पे शोर बचा था, अभी थोड़ा सा फिर से कम हुआ है। वो एक धीमी अंडर करंट है, वो रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। लेकिन रिवर्स माइग्रेशन किसका हो रहा है? रिवर्स माइग्रेशन उसका हो रहा है जिसके पास कुछ कंपेयर करने के लिए है, तुलनात्मक है उसके पास, कि मेरे पास जड़ों से जहां जिसको छोड़ करके आया हूं वहां पर क्या है, और जिसको हासिल करने के लिए आया था वहां पर अभी क्या हासिल है, और आने वाले 10 सालों में हासिल क्या होगा। अगर वो तुलनात्मक सिचुएशन में बैठा है
तो उसको समझ आता है भैया वापिस जाना बेहतर है, वहां पर जिंदगी में और बहुत सी, वो उस शेर है बहुत अच्छा, और भी जमाने हैं और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। तो फिर उसको ये समझ आता है कि यार डॉलर और पैसों के अलावा भी तो जिंदगी में बहुत सी चीजें हैं जो वहां रह के अपनी धरती पे रह के समझ नहीं आ रही थी, अब ये बेगानी धरती पे आके समझ आ रही हैं। तो उसको लगा ये बेशकीमती चीजों के तो वैल्यू हमने समझा ही नहीं था। तो उसमें वो रिवर्स माइग्रेशन भी हो रहा है। और मौजूदा बात करें कि ट्रंप के आने से और ट्रूडो के जाने से क्या है, एक नेगेटिविटी, एक मायूसी सी नॉर्थ इंडिया में जो लोग बाहर जाने के लिए आशावादी थे उनके मन में है, बहुत है। एक दुख की बात है हमारे पंजाब में, मैं खुद एक स्किल डेवलपमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं, हमारे 15-16 साल के बच्चे को आज पूछ लेंगे ना क्या बनना है, तो एक सुर में आवाज आती है कनाडा जाना है, अमेरिका जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है। जैसे आपके यूपी बिहार में एक सुर में आवाज आती है आईपीएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे, तो एक भेड़ चाल जैसी बन जाती है। तो वो भेड़ जी चाल यहाँ पे है। तो जो जिनको इतने समय से उसमें प्रोग्राम हो चुके हैं कि हमें बाहर ही जाना है, वो लोग यहाँ से टूटे रहते हैं, जुड़ ही नहीं। ठीक है। लकी जी के साथ मुझे लग रहा है कि बाबा जी कुछ नेटवर्क का इशू आया है। बहुत दुख की जी बात है जी, जी जो अपने आप में एक बहुत दुख का विषय है। तो मायूसी है, घबराहट है, लेकिन एक बात और साथ में जोड़ देता हूं, आखिरी लाइन बोल रहा हूं, घबराहट है, मायूसी है, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ेंगे ये लोग, जाएंगे जरूर। ये बात, ये जो आपने आखिरी बात कही ना कि घबराहट है, वहां से मायूसी है, लेकिन आदत है कि जाती नहीं, ये बात सही है। रिवर्स जो माइग्रेशन की आप बात कर रहे हैं, इसका ये मतलब है कि वहां जो कनाडा चले गए हैं वो अपने देश वापस आने के विकल्पों पर भी बात कर रहे हैं। एक चीज बाबा जी, ये सारी चीजें तो चल रही हैं, मान लीजिए आज डेवलप हुई हैं, हम क्यों चाहेंगे कि कनाडा हमेशा आर्थिक तंगी से जूझता रहे? भाई कल को कनाडा बढ़िया हो जाए, अच्छा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है हमें भी। लेकिन साहब एक चीज नहीं समझ में आती कि ये माइग्रेशन के साथ, अच्छे भविष्य के साथ, अच्छा पैसा कमाने के लिए, अच्छा जिंदगी बनाने के लिए वहां जाना तो ठीक है, लेकिन फिर वहां से भारत के खिलाफ एक जो मानसिकता है, क्योंकि पंजाब की बहुतायत है, पंजाबी सबसे ज्यादा जाता है, तो फिर पंजाब से जाने वाले लोग बेहतर भविष्य के साथ साथ बोनस में या प्रीमियम में या एक एक्स्ट्रा बाई प्रोडक्ट के रूप में अलगाववाद का समर्थन करते हुए क्यों पाए जाते हैं, जिसकी वजह से एक नेगेटिव इमेज पूरे भारत में बनी हुई है। भाई आप अपनी जिंदगी बेहतर बनाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन भारत में अलगाववाद को प्रमोट करने वालों के साथ आप कैसे शामिल हो जाते हैं? वो कौन सी आपके फ्यूचर की बेहतरी है? जी, असल में क्या है कि जब लड़का जाता है ना यहाँ से, तो 15वें दिन उसको ये एहसास हो जाता है, अरे यार कहाँ आ गए, कहाँ फंस गए, अरे बाप रे बाप, जिसको धरती का सबसे बड़ा स्वर्ग समझ के आए थे, अरे यार वो तो बहुत बड़ा नर्क है। 15वें दिन ये पता लग जाता है। भारत से गया होता है यहाँ तो 24 घंटे घर परिवार, हा ही, यार दोस्त, कभी वहां बैठ गए, कभी वहां गप्पे मार ली, 1 घंटा उससे फोन पे बतियाए, जाके छोले भटूरे खा आए। वहां पे आमतौर पे जब लड़का पहुंचता है तो उस वक्त होता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का महीना, भीषण सर्दी, -30। तो वहां जाके फंस जाता है। जैसे अभी लक्की बाजी बता रहे थे कि 1 महीना तो घर से निकल ही नहीं पाए 1 महीना घर में ही बंद रहे, कोई बोलने बतियाने के लिए नहीं है। 15वें दिन घर की याद आने लगती है, ऊपर से न रहने की जगह न खाने का ठिकान, भूखमरी। तो सर ऐसे में एक सपोर्ट मिलता है गुरुद्वारे से। आज की तारीख में बहुत से लोग गुरुद्वारे में 2 रोटी खा के जिंदा है। और मुझे कनाडा के गुरुद्वारों की एक, मैंने तो यहां तक स्टोरी सुनी कि अब वहां पेट भर खाना नहीं दे पा रहे हैं वो सब भी। वो एक लड़की की वीडियो वायरल हुई थी कि एक रोटी, एक परोठी और चाय के साथ खा ली, एक टिश्यू में लपेट ली, तो सेवादारों ने वो एक छीन ली थी। वीडियो वायरल हुआ था, याद होगा आपको। तो मैंने पूछा यार ये क्या है? बोले सर हमारी भी तो मजबूरी है, कितना खिलाएंगे सर, सारे भूखे मर रहे हैं। तो सर एक बात बताइए ना, अब आपको गुरुद्वारे में
मॉरल सपोर्ट भी मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है और कंधा भी मिल रहा है रोने के लिए कि कोई बात नहीं बेटा, यहां से रख कर रो ले। तो सर वो तो अपनी कीमत वसूलेगा ना। 99% गुरुद्वारे हैं खालिस्तानियों के कब्जे में। मेरा एक रिश्तेदार है, वो गया था ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे एकदम मॉडर्न लड़का था, बाल वाल कटवा रखा था। वहां से 2 साल बाद उसकी फोटो आई तो इतना लंबा दाढ़ा था, नाभि तक। तो मैंने पूछा इसको क्या हो गया? बोलो वहां जाके गुरुद्वारे से जोड़ना पड़ा। अब जब गुरुद्वारे से जुड़ोगे तो तब तो फिर तो अब उनके हिसाब से न रहना पड़ेगा। फिर कई लोगों को वहां पॉलिटिकल असाइलम लेना होता है, कई लोगों को वहां वैलिडेशन चाहिए, अपनी कम्युनिटी से मिल के रहना है। कम्युनिटी को खालिस्तानी गुरुद्वारे से जुड़ना है, गुरुद्वारे खालिस्तानियों के कब्जे में आ चुके हैं। तो भैया जो खिला रहा है, जो मॉरल सपोर्ट दे रहा है, तो उसकी गानी भी तो पड़ेगी। ऊपर से अगर आपको असाइलम चाहिए तो बताइए कि चूंकि मैं खालिस्तानी हूं तो मोदिया तो बहुत दुष्ट है, मुझको गोली मार देगा। अब खालिस्तानी, अब आप कह रहे हो कि मैं खालिस्तानी हूं, तो वहां पे जो खालिस्तानी प्रदर्शन हो रहा है और भारत के झंडे का गोला बना के उससे फुटबॉल खेला जा रहा है, तो वो फुटबॉल आपको खेलनी पड़ेगी, तभी तो आप खालिस्तानी घोषित हो गए। भारत माता की जय बोलते हुए खालिस्तानी थोड़ी ना होता है। तो मजबूरन कुछ बच्चों को खालिस्तानी बनना पड़ता है, फोटो खिंचा के एम्बेसी में देनी पड़ती है कि देखिए सर मैं खालिस्तानी हूं। अरे छोड़िए, खालिस्तानी बनना तो फिर भी सही है भैया। कुछ लोगों को LGBTQ बनना पड़ा। उन्होंने वहां, अब जब हुआ कि ट्रूडो तो PR देगा नहीं, असाइलम ले लो, असाइलम ले लो, बोले सर मैं गे हूं और मोदिया बहुत दुष्ट है, मोदी गोली मार देगा, वहां गे लोगों के साथ बहुत बुरा होता है। तो गे बन के सर असाइलम ले लिए। फिर 8 साल बाद आए इंडिया में, शादी करके जब स्पाउस का वीजा मांगे तो बोले करे सारे तय तो गे रह लिया, तुम तो साला गे है बे, तुम कब ठीक हो गया? ये मेहरारू कैसे ब्याह कर लिया? ठीक अब उल्टे लेने के देने पड़ गए। हाँ तो सर इतना ही नहीं है, सिर्फ खालिस्तानी ही नहीं बनना पड़ता है, बहुत कुछ बनना पड़ता है वहां। मुझे एक तुकबंदी याद आ रही है बाबा जी कि मैं तेरे प्यार में क्या क्या न बना मीना, कभी बना ता, कभी बना ना। तो ये लाइन भी है लकी जी। नहीं, हिंदी साहित्य का एक बड़ी फेमस ऊपर नाचियो बहुत गोपाल। ठीक बात। अच्छा लकी भाई आपकी तरफ आऊंगा। बाबा जी ने जिस तरफ ध्यान दिलाया कि LGBTQ तक बनना पड़ा है, वो तो ठीक है। अभी ये मोदी जी का डर दिखा रहे थे कि मोदी बड़ा फासिस्ट है, वो तो एकदम नहीं पसंद करता है, वो जो है पकड़ के जेल में डाल देगा। ट्रंप ने अपने भाषण में कहा केवल 2 सेक्स हैं, मैन एंड वुमन, तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं। तो अब ये जो डंका डंकी रूट पकड़ के जा रहे थे, उसने तो मैक्सिको में दीवार बनाने की बात कह दी। उसने न पूरा सदन जो उसका बॉर्डर है वहां पे इमरजेंसी घोषित कर दिया। तो ये तो हुआ कि अब तो गधे बनने लायक भी नहीं रहे। मैं मतलब गधा इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो डंकी रूट से यहां से गए थे कनाडा NRI बनने। NRI बनने का मामला वहां पर थोड़ा सा गच्चा खाया कि PR नहीं मिलेगा। फिर सोचे कि चलो गधा बन के जो है चले जाए अमेरिका की तरफ। अब ट्रम्प चाचा आ गए, ट्रम्प चाचा कह रहे हैं कि गधा भी नहीं बनने दूंगा। सवाल ये उठता है सर, अब गंभीर बात आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि आपने उस दर्द को, उस सारी चीज को भुगता है। ये पहला वीडियो प्रारब्ध के मंच पर लकी भाई आपके साथ जरूर है, लेकिन हम सिलसिलेवार इस पर बात करेंगे क्योंकि कम से कम जागरूकता फैलाना और असली सच बताना। आपने जो एक बात कही ना कि जो दर्द वहां झेला जा रहा है, अगर रिवर्स माइग्रेशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है, भले धीमी गति से आ रहा है, एक छोटा सा विचार है, लेकिन अगर आप जैसे लोग प्रारब्ध के इस मंच से, बाबा जी के सहयोग से और तमाम तरीके से आपके लकी टॉक्स के जरिए भी, मैं तो दर्शकों से कहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जुड़िए लकी भाई से। हम उनके चैनल का भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे। सवाल ये उठता है सर कि आखिर परदेश जाना, कैरियर बनाना, अपने घर के लिए कुछ करना, घर बार बेच के उस कीमत पर चले जाना,
लेकिन हासिल क्या करना? इस देश को तोड़ने के सपने पालने वाले खालिस्तानी बन जाना, उनकी चमचागिरी करना, उनके लिए खिलौना बन जाना। सवाल ये उठता है कि क्या अब ये भी वहां कुछ सोचा जाने लगा है कि यारों आओ अब तब्दील हो जाओ? क्योंकि मोदी का भय तो बड़ा दिखाया, मर जा मोदी बड़ा दिखाया, फिरोजपुर पर रोक के रख दिया, फ्लाईओवर पर सब कुछ किया, इंदिरा नु मारिया था, मोदी नु मारेंगे, ये भी नारा लगा दिया। लेकिन होता है ना कि कितना कितना क्या आप कहीं बदलाव की कोई उम्मीद देखते हैं? क्योंकि प्रारब्ध के इस मंच पर लकी भाई हम समस्या बतियाते जरूर हैं, लेकिन अंत में हम अपनी चर्चाओं के समस्या का वो समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। क्या आपको कभी लगता है कि ये बदलाव कहीं शुरू हो चुका है, होगा या हो जाएगा? ये बदलाव शुरू हो चुका है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा खुल के बात तो नहीं हो रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। कुछ वीडियोस और कुछ रिवर्स माइग्रेशंस के बारे में डिटेल्स आई थी, लेकिन इसको ज़्यादा आई शुड से कि बढ़ावा नहीं मिला, क्योंकि शायद ये मसालेदार खबर नहीं थी। जाना ज़्यादा एक्साइटिंग है, वापस आना एक्साइटिंग नहीं है, क्योंकि जाने वाले 100 हैं, आने वाले 4 हैं। तो 4 थोड़े माइनॉरिटी में है और 100 मेजोरिटी में है, और उनको लगता है कि शायद ये वहां से हार के आ रहे हैं, डर के आ रहे हैं। पंजाबी में बोलते हैं कि गल भाजी सेटिंग नहीं हुई। तो उनको लगता है कि वहां पे इसकी सेटिंग नहीं हुई, वहां पे इसको काम नहीं मिला, वहां पे इसको कोई ऑप्शंस नहीं मिली। तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ से बाकायदा वीजा पर गया था। वहां पे जाके बाकायदा सभी नॉर्म्स को, लॉज को पूरा करके मैंने लाइसेंस हासिल किया था। उसके बाद मैंने एक वैलिड जॉब हासिल की थी। मेरा वीजा वर्क वीजा में कन्वर्ट हुआ था, और मैंने वहां पे लीगली सारा रह के काम किया है। मेरे पास आज भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं काम करने के लिए। तो मेरा वहां पे इलीगल या डरने वाला कोई सिचुएशन नहीं था। उसके बावजूद भी मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे वापस जाना चाहिए। जो आपने पूछा कि क्या समय बदल रहा है, हाँ समय बदल रहा है, यस बिल्कुल बदल रहा है। क्योंकि अब ये पब्लिक डोमेन इतना बड़ा हो चुका है कि विचार साझे हो पा रहे हैं। एक छोटी सी बात भी आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया को, खासतौर पर पंजाब की बात करें, क्योंकि माइग्रेशन यहाँ पर ही सबसे पहले शुरू हुआ, यहाँ पर ही सबसे ज्यादा एक्सपोजर हुआ। तो अगर आप आज से 30 35 40 साल पीछे जाएंगे, जो भी माइग्रेशन इंग्लैंड में सबसे पहले ज्यादा हुआ था। कनाडा तो अभी पिछले 10 15 साल में पॉपुलर हुआ है। सबसे पहले जो पॉपुलर था वो वलैत था, जो इंग्लैंड था, जहां पे सबसे ज्यादा माइग्रेशन हुआ। इंग्लैंड से भी पहले या साइमल्टेनियसली इंग्लैंड के साथ भी जो लोग जाते थे वो गल्फ में, यूएई में जाते थे। पर वहां पर रहने का कोई प्रावधान नहीं था, पीआर का कोई प्रावधान नहीं था। तो लोग काम करते थे, पैसा इंडिया, दुबई जाना और इंडिया में पैसा भेजना बहुत आम होता था। और दुबई जाना भी बहुत बढ़िया और फ्रूटफुल माना जाता था आज से 20 25 30 साल पहले। कनाडा और इंग्लैंड जाना तो मतलब साक्षात ब्रह्म दर्शन के बराबर ही था कि अरे इससे आगे क्या मिलेगा। तो इंग्लैंड और जो लोग वहां जाते थे वो 2 4 5 साल बाद काम करने के बाद, डॉलर कमाने के बाद इंडिया में जमीनें खरीदते थे, अपने खेत बढ़ाते थे, अपनी प्रॉपर्टी बनाते थे, यहाँ पर अपने एसेट्स को आगे बढ़ाते थे बहुत ज्यादा। आज से 25 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, जब पंजाब की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग चल रही थी और वहां से एनआरआई का बहुत पैसा आ रहा था, क्योंकि तब वो लोग अपनी जमीन से, अपने घर से जुड़े हुए थे। पर पिछले 25 साल में इंग्लैंड में और खासतौर से कनाडा में क्या हुआ, उनको लगा अरे भैया यहाँ पे ये लोग आते हैं और यहीं से कमा के वापस पैसा भेज रहे हैं, तो हमें तो इनके आने का नुकसान हो गया, हमारी इकोनॉमी तो वीक हो जाएगी, हमारा डॉलर इंडिया जा रहा है। तो उन्होंने बहुत सियाने कहा जी अब आप अकेले मत आओ, अब आप अपनी वाइफ को भी स्पाउस वीजा पे लेके आओ। तो उन्होंने वहां पे ऑप्शन दिया, बोले अरे भैया बीवी आ जाएगी तो और बढ़िया, गर्म खाना मिल जाएगा, यहाँ पे खाना नहीं मिलता है। तो बीवी भी गई। बीवी जब जाएगी तो अगर बच्चे हैं तो उसको भी वीजा मिलेगा, तो बच्चे भी साथ में गए। तो एक आदमी है वो खुद गया, उसकी वाइफ आ गई, उसके बच्चे आ गए। अरे भाई साहब, जिसकी वाइफ और बच्चे आ गए और वो कनाडा और इंग्लैंड जैसे देश में पहुंच गया, अब वो क्या कमाएगा और क्या वापस भेजेगा? आज की ये, इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद भी वो जो पंजाबी कम्युनिटी है, चाहे आप जो मर्जी बोलो भैया, दुनिया के सबसे इमोशनल और परिवार का सोचने वाली कम्युनिटी है। मर जाते हैं ये दूसरों के लिए, इतिहास गवाह है। तो फिर लगा रहे हम आ गए, हमारी बीवी आ गई, बच्चे आ गए, मैं तो सुखी हूं, मेरे तो बूढ़े माँ बाप पीछे रह गए हैं। अब फिर भी वो पैसे भेज रहे हैं घर पे, बुजुर्गों के लिए, कजन्स के लिए, भाई भतीजों के लिए। अब उनको सरकार को लगा यार अभी अभी भी पैसे भेज रहे हैं, तो अब इसका पीछे क्या बचा है? इनके बाप, माँ बाप बचे, अच्छा इनको भी बुलाओ। बुजुर्गों को स्पेशल सुपर वीजा देके गवर्नमेंट ने 10 10 साल का बुला लिया।
अब इनको भी आसानी थी, अब अगर बुजुर्ग आ जाएंगे तो उनको केयर टेकर में बच्चे नहीं भेजने पड़ेंगे, तो इनके बच्चे बुजुर्ग संभाल रहे हैं, बुजुर्ग खुश थे, चलो हम अपने बच्चों के बीच में, दादा पोता पोती दोता दोती के बीच में हैं। तो अब क्या हुआ, अब खुद वहां, वाइफ वहां, बच्चे वहां, माँ वहां, बाप वहां, अब वो पीछे किसके लिए भेजेगा, क्या भेजेगा, बिल्कुल क्यों भेजेगा। बिल्कुल और पिछले 10 साल में एनआरआई का पैसा यहां आना बंद हो गया, क्योंकि अब बुजुर्ग जो बरगद का पेड़ थे, जो जमीन में गड़े हुए थे, जिसको जमीन ने संभाल रखा था, जिन्होंने जमीन को संभाल रखा था, जब बुजुर्ग वहां पर गए तो बेटा क्या सोचा, पापा जी तुसी भी आ गए, बच्चे भी मेरे आ गए, मेरा पास्ट भी आ गया, मेरा फ्यूचर भी थे, मेरा पास्ट भी थे, तो वहां पीछे जमीन पे तो कोई कब्जा ही ना कर लेगा, कोठी बिल्कुल सही। कोई हथिया ही ना लेगा, तो बेच दो, यहाँ पे घर लेते हैं। अब बुजुर्ग क्या करेंगे जी, हमारे हिंदुस्तानी बुजुर्ग जो हैं, जो माँ बाप हैं, चाहे वो पंजाबी हैं, हिंदुस्तानी तो हिंदुस्तानी है ना, वो क्या बोलेंगे, बिल्कुल वो साहब, तो बेटा जैसे तेरी मर्जी, हम तेरे साथ हैं। ठीक फिर वो बात। जमीनें बेच रहे हैं। 25 साल पहले वहां से डॉलर आते थे, यहाँ पर इकोनॉमी बूस्ट होती थी, यहाँ पे जमीनें और एसेट बनाए जाते थे, समृद्धता ठीक बढ़ बात। रही थी। आज 25 साल बाद जो समृद्धता थी यहां से बेची जा रही है और वहां लेके जाई जा रही है। बिल्कुल ठीक बात है। और ये इसको कहते हैं ना कि क्रिकेट की भाषा में रिवर्स स्विंग होना, है ना। तो ये आप एक इकोनॉमिक, जी सॉरी, मैं माफी चाहता हूं थोड़ा, इसके साथ ये एक सेक्शन था, पिछले 10 साल में यहाँ का पैसा वहां जा हाँ रहा है, स्टूडेंट वीजा का पैसा जा रहा है, वो लोग कर्जा लेते हैं, कुछ जमा पूंजी है वो देते हैं, वो खर्चा है, इट्स ओके। लेकिन अगर कोई जमीन जायदाद बेच के, चलते हुए कारोबार बेच के पैसा फंड्स निकाल के वहां ले जाए, तो वो एक सीरियस मुद्दा है। अच्छा, वो क्यों बिल्कुल ठीक लेके बात। जा रहे हैं वहां पे, एक तो मुद्दा ये है कि उन्होंने वापस नहीं आना है, सब बच्चे वहां, परिवार वहां है, तो वो वहां लेके जा रहे हैं, ये एक मुद्दा है। तो दूसरा मुद्दा ये भी है ना कि उनको वहां पर पैसे की जरूरत है भाई। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले कनाडा में घर लेना, घर को लेने के लिए पहले क्वालिफाई करना कि आपको मॉर्टगेज मिल सकती है, आप क्वालिफाई करते हैं, इतनी इनकम है, घर के लिए क्वालिफाई ले करना और घर ले लेना बहुत आसान था। क्वालिफाई करना आसान था, घर लेना आसान था, घर की मॉर्टगेज देना आसान था। अब सब उल्टा हो गया है, वहां पे क्वालिफाई करना मुश्किल है, डाउन पेमेंट जोड़ना मुश्किल है, और वहां पर घर लेके उसकी मॉर्टगेज को 30-40 साल तक उतारते रहना बहुत मुश्किल है। तो अब यहां से कैश डाउन पेमेंट वहां चाहिए होती है देने के लिए, इंस्टॉलमेंट तो निकालते रहेंगे काम करके, ये मानसिकता है। तो पर अभी क्या हो बिल्कुल गया, ठीक। पिछले 5 से 10 साल में ये भी हुआ है, जो मुद्दे की बात है, अभी कंक्लूड करता हूं। पिछले कुछ सालों में, 5-7-10 साल में जब हाउसिंग क्राइसिस आए हैं, तो वहां पर रहने वाले लोगों को समझ आ रहा है कि हमने हासिल क्या किया है। हम यहाँ, वाइफ यहाँ, बच्चे यहाँ, माँ बाप यहाँ, मैं दिन रात काम कर रहा हूँ, वाइफ दिन रात काम कर रही है, बच्चे बुजुर्गों के साथ रह रहे हैं, बुजुर्ग कहीं आ जा नहीं पा रहे, पीछे हमने बेच दिया है, यहाँ पर ले नहीं पा रहे, अगर ले लिया है तो उसकी इंस्टॉलमेंट हर बार बढ़ती जा रही है, हमारे लिए इंस्टॉलमेंट्स देना मुश्किल हो गया है, महंगाई बढ़ रही है, हम दिन रात मशीन की तरह काम कर रहे हैं, सुख कहाँ है, बिल्कुल वो ठीक बात। स्वर्ग कहाँ है। मेरे बिल्कुल पास ठीक ना बात। बच्चों और के साथ बैठने के लिए टाइम है, ना माँ बाप के साथ बैठने के लिए टाइम है, हम क्या हासिल करने आए थे, हमें क्या मिला है। 90% से ज्यादा लोगों की यही कहानी है। 10% में इसलिए जोड़ रहा हूं, जो बहुत साल पहले गए थे, जिन्होंने भरसक बहुत मेहनत की, जिन्होंने पढ़ाइयां की, जिन्होंने वहां के सिस्टम से हिसाब से खुद को ढाला, उन्होंने पैसा भी बनाया, वो स्टेबल भी ठीक हुए, बात। उन्होंने एसेट भी बनाए, और वो दूसरों के लिए मोटिवेशन भी बने कि यहां आओ, जिंदगी अच्छी है। पर भैया अब एक आईपीएस और आईएएस की नकल करोगे और काम करोगे ईंट ढोने का, तो वहां वैसा लाइफ वो नहीं हो स्टाइल पाएगा। थोड़ी ना मिलेगा। ये तो वही वाली बात हो गई ना कि कोटा में गया हुआ हर बच्चा आईआईटी नहीं निकाल लेता, जेई नहीं निकाल ऐसा लेता, ये बात उतनी ही सही ये है। बात और तैयारी यूपीएससी के परीक्षा में बैठने वाला हर आईएएस नहीं हो पाता। लेकिन एक एक सबसे एक बड़ी उदाहरण बात है, यह है जी। बोलते हैं दूसरे का गाल लाल देख के अपना गाल थप्पड़ मार के लाल नहीं करना चाहिए। लाल ना करो, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आपने तो गांधी जी वाली बात याद दिला दी है कि कोई आपके एक थप्पड़ पर, एक गाल पे थप्पड़ मारे, दूसरा भी बढ़ा दो। तो ऐसा भी मत करो ना कि खुद तो बर्बाद हुए ही, खुद तो डूबे ही सनम, तुमको भी डुबा ले तो भी जाएंगे। ले तो डूबेंगे गया या तो पूरे खानदान को वहां खराब किया। लेकिन अभी तक भारत में जो कुछ भी चर्चाएं हुई हैं, अलगाववाद के हवाले से, खासतौर से कनाडा के हवाले से, खासतौर से पंजाब से माइग्रेशन के बारे में, बड़ी नेगेटिव एक छवि बनी है। लेकिन लकी जी, आपके जरिए आज प्रारब्ध के मंच पर मुझे लगता है कि एक सकारात्मक चर्चा की ये शुरुआत हुई है। हमने, बाबा जी जी ने अनगिनत वीडियो किए हैं आपके यहाँ चैनल पर, बाबा जी के यहाँ, हमारे यहाँ,
कनाडा को लेके कनाडा के गेस्टों के साथ भी हमने बात किया है, उसमें भी तमाम तरह की चीजें हम लोगों ने झेली हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर बदलाव की कोई बयार हल्की सी भी बही है, उस बयार को आंधी बना देना, उस बयार को अपना पूरा नैतिक समर्थन देना और पूरी तरीके से उनके साथ खड़े होना, ताकि हमारा पंजाब, जो कि कभी हंसता पंजाब था, हंसते पंजाब से, खेलते पंजाब से, उड़ते पंजाब तक आ गया और अब तो पंजाब इस हालत में पहुंच चुका है कि आप कह सकते हैं, मैं लगातार कहता हूं लकी भाई, कि एक तालाब की तरह पंजाब को बना दिया गया है और तालाब का पानी कभी भी सड़ने से रुक नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि आपके जरिए एक नया सिलसिला जो शुरू होगा, मैं आपको बार-बार बुलाऊँगा, क्योंकि ये चर्चा 35-40 मिनट में नहीं समेटी जा नहीं सकती। चलता। बाबा जी, आपकी अंतिम टिप्पणी अगर आप 1 मिनट में कर लें, तो मैं तो इसे ये कह दूँगा कि ये एक प्रस्तावना चर्चा है, जहाँ कनाडा, अमेरिका और हमारे पंजाब से माइग्रेट करने की चाहत रखने वालों के बारे में एक नए तरह की दृष्टिकोण डेवलप होगा, जिसे हम सीरीज में बात करेंगे। बाबा जी, आपकी अंतिम टिप्पणी, इसी के साथ हम विदाई लेंगे। देखिए, ये जितने भी विदेश की चाहत रखने वाले, वहां जाने वाले, वहां उसको स्वर्ग समझने वाले एक एक तर्क दिया करते हैं कि यहाँ नाउम्मीदी है। पर मैं कहता हूं, चलो बेरोजगार आदमी यहां से नाउम्मीदी के वजह से जाए तो समझ में आता है। जो यहाँ 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया महीना कमा रहा है, जिसके बाप की यहाँ बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जिसकी 100 एकड़, यहाँ पे 1 एकड़ जमीन से 1 लाख रुपया साल की कमाई होती है, जिसकी 100 एकड़ जमीन है, जिसके बाप की 20 बड़ी मिलें, 20 मिलों के मालिक भी कनाडा मैंने जाते देखे हैं, उनके बेटे, और वहां स्टोर में काम कर रहे हैं। और सर, वहां पे काम ऐसा नहीं होता कि पहले बीड़ी बड़ा पीने जेन्युइन फिर सवाल, सुट्टी रगड़ के खा लिया। वहां काम माने बहुत वैलिड रोबोट पॉइंट। की तरह काम। ठीक बात है, ठीक बात है। बहुत वैलिड पॉइंट कि साहब, ठीक है, जो बेरोजगार है वो जाए अच्छे रोजगार की हाँ, तलाश में, लेकिन यहाँ की शहंशाही छोड़ के, यहाँ की राजशाही छोड़ के, यहाँ की अमीरी छोड़ के वहां ड्राइविंग करने, वहां पर झाड़ू पोछा लगाने क्यों जाते हो? ये भी एक नया एंगल है। दर्शकों, तो सर, मुझे ये उम्मीद है, भारत, देखिए, समृद्ध होता भारत की तस्वीर दिखाने की जरूरत है कि अरे जहां तुम मैंने जा वही रहे हो बात वहां की। 10 साल बाद भूखमरी होगी। और मुझे याद है, मैं लक्की भाई साहब से कहा करता था कि मैंने कहा, ये जो लोग जा रहे हैं ना, वहां जाके एक समय आएगा कि रोएंगे कि प्लीज हमें वापस आने दो, बुला लो, हे इंडिया प्लीज। वो मुल्क तो स्वर्ग है। कनाडा में बिल्कुल बैठ ठीक के बात, आज 99% हिंदुस्तानी बोलता है कि अगर स्वर्ग इस धरती पे कहीं है तो भारत में। सही बिल्कुल बात। ठीक बात है सर। और हमारे आप जैसे लकी भाई जैसे लोगों की यही एक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, इस देश के प्रति जिम्मेदारी है कि हम अब उभरते भारत, खुशहाल होते भारत, सबको जी, अवसर देते हुए भारत, विकसित भारत की वो तस्वीर। और कहते हैं ना, चारा डालिए तो मछलियां तो वैसे ही चली आती हैं सर। ये तो मासूम मछलियां हैं जो अपने तालाब को, अपनी नदी को छोड़ के कहीं चली गई थी, जलाशय को। ये तो एक झटके में पहला चारा ही निकल के वापस आ जाएंगी। लकी भाई, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा रामदास जी, धन्यवाद। आपने समय दिया। और दर्शकों, मुझे लगता है कि इस विषय पर ये एक नया दृष्टिकोण आपके सामने रखेगी और पहला और आखिरी वीडियो नहीं, लकी भाई के साथ हम सीरीज करेंगे। जाकी तन गुजरती है, वो तन जब बांचता है कहानी, तो फिर कहानी अलग तरीके से बांची जाती है। दर्शकों, हम तीनों को अब दीजिए आज्ञा। नमस्कार, प्रणाम।